आप सभी का मैं प्रबल स्वागत करता हूं आपके इस परिवार में। उम्मीद है कि आपको पहले की जो सीरीज है, पहले की जो आपकी बातें हैं, सेशन है और उनके क्वेश्चंस कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चंस को रीड करने का तरीका क्या होगा, क्या आपका एक अप्रोच होगा जिसके माध्यम से उस तक आप पहुंचेंगे। आप सब लोग उससे अब भली भांति परिचित हो रहे होंगे और धीरे धीरे आप सब लोग कंफर्टेबल होते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सवाल का आंसर आपको आता हो, लेकिन सवाल पढ़ने, सवाल को समझने, सवाल की प्रकृति और सवाल की डिमांड को फुलफिल करने अगर आपको आ गया तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी में अगर मेरा थोड़ा बहुत भी योगदान अगर हो रहा होगा तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य बनिएगा। सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा देना और अपने जैसे जरूरतमंद साथियों तक इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम सब लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, जो भूगोल के प्रश्न आपके पूछे गए थे, उनको करेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग तैयार हैं, तो खूब अच्छे से देखना शुरू कीजिए और देखते हैं कि यूपीएससी का डिमांड क्या था और उसको हम सब लोग फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये जो पहला सवाल है आप सब लोगों के बीच में, ये पहला क्वेश्चन ही बहुत आसान है। ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है आपके 2021 में जो पूछा गया था, बोला कि विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम, यानी सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूछ रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर्स, थ्री ऑफ देम पावर इनटू वन ऑफ देम which joins the Indus directly. Among the following, which one is such river that joins the Indus direct? सवाल देखिए कितना प्यारा और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके पूछा गया है। बोला कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि सिंधु नदी ऐसे है भाई बह रही है, तो बहुत सारी नदी है कि जो इधर से आते समय आप लोगों को ये आपको मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन एक नदी जो है जो डायरेक्टली आकर के सिंधु से मिलती है। अगर हम उस नदी के बारे में बात करें तो उस नदी का नाम है चेनाब। अब पूरा हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि जो चेनाब जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, जो भारत में अपवाहित होते हुए, आप सब लोगों को पता है कि सिंधु नदी भी भारत में होते हुए पाकिस्तान में, क्या पे पाकिस्तान से आपके होते हुए जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो चेनाब नदी है, वो चेनाब नदी आपको पता है कि भारत से बहते 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 ये कहाँ पे, अगर हम इंडस के बारे में बात करें तो इंडस से कहाँ पे मिलती है, तो इंडस से चेनाब नदी डायरेक्टली आपके पाकिस्तान में मिलती है। डायरेक्टली आपके कहाँ पे मिलती है? पाकिस्तान में मिलती है। अब आप सब लोगों को यह भी पता है कि चिनाब नदी के उद्गम के बारे में बात करें तो चंद्र और भागा दो नदियों के आपस में मिलने से होता है। तो चिनाब नदी कैसे मिलती है? तो दो नदियों, एक है चंद्र और दूसरा है भागा। जब दोनों आपके मिल जाते, जिस तरीके से अलकनंदा और भागीरथी मिल करके आपके क्या बनाती है? गंगा बनाती है। उसी तरीके से चंद्र और भागा, जब दो नदियों की जो आपकी धाराएं हैं जब मिल जाती है आपके, तो चिनाब नदी का उद्गम दो सरिताओं के आपस में, एक सरिता है चंद्र और दूसरा है भागा, दोनों के आपस में मिलने से तब जाकर के चिनाब का इमरजेंस होता है। अब ये सरिताएं जो है, अब आपकी चिनाब कहां से बहना शुरू करेगी भाई? तो ये हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहां के जो बाड़ा लाचा दर्रा है वहां से आपको निकलते हुए दिखाई देगी। तो अगर हम बात करें तो बाड़ा लाचा दर्रा, तो बाड़ा लाचा दर्रा के बारे में बात करें तो ये आपको कहां पे दिखाई देगा? हिमाचल प्रदेश से। तो यहां से होते हुए ये चिनाब नदी जो है ये आपके कहां पे भाई? तो उससे निकलती है। और झेलम नदी का जो उद्गम आपको दिखाई देता है वो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में जो पीर पंजाल जो आपके एक झरना है, बहुत ही फेमस, आप सब लोग उसके बारे में जानते होंगे, उसको बोलते हैं वेरी नाग झरना। तो ये वेरी नाग झरना में आपको पीर पंजाल रेंज में आपको कहां पे भाई? तो जम्मू कश्मीर में इसका ओरिजिन आपको दिखाई देगा झेलम का। उस तरीके से अगर हम बात करें, यह नदी आपके श्रीनगर और उलर झील से बहते हुए पाकिस्तान में एक जगह झंग, उसके निकट जाकर के झेलम नदी किससे मिल जाती है भाई? चेनाब से मिल जाती है। किससे मिल जाती है भाई? चेनाब से मिल जाती है। इसी प्रकार जो रावी और सतलुज भी है वो भी आपके कहां पे? तो चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है, चिनाब नदी में। और चिनाब जो है वो डायरेक्टली जाकर के सिंधु नदी में आपके पाकिस्तान में मिल जाता है। तो इसलिए अगर हम इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो देख लीजिए, ये सवाल बहुत मतलब आसान था, इसमें कोई दिक्कत की बात थी नहीं, लेकिन इस सवाल का जो आपका आंसर था
वो आपको कहीं ना कहीं गलती करा सकता था, गलत आपसे हो सकता था अगर, तो इसीलिए बोला जाता है कि जोश जरूरी है, लेकिन जोश में अगर आप होश खोते हो तो इससे नुकसान आपका होता है। तो आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है और इन बातों को समझने की जरूरत भी है। तो इस तरीके से अगर हम इसके सही ऑप्शन के बारे में बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोले कि भारत के संदर्भ में अगर हम इनके बारे में बात करें, डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू, ये सारे के सारे किसके नाम के तौर पर आपको दिखाई देता है? तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने नाम आपको बताया है, ये सब के सब, यानी डिडवाना के बारे में बात करें, कुचामन के बारे में बात करें, सरगोल के बारे में बात करें, खाटू के बारे में बात करें, ये सब आपको कहां पे मिलेगा? तो ये सारे के सारे आपको राजस्थान में मिलते हैं। ये सारे के सारे आपको कहां पे मिलते हैं भाई? तो ये सब के सब आपको राजस्थान में मिलते हैं। लेकिन ये राजस्थान में मिलते ही है क्या? तो ये एक तरीके की आपकी झील है, लेक है। लेकिन किस प्रकार की झील है? तो लवणीय झील है भाई। किस प्रकार की? तो सॉल्टी वाटर के तौर पर आप इनको देख सकते हैं। किसके तौर पे देख सकते हैं भाई? सॉल्टी वाटर के तौर पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जब राजस्थान में और हम जब इस प्रकार के लवणीय झीलों के बारे में बात करते हैं, तो इस प्रकार के लवणीय झीलों में कौन कौन सा भाई? तो आपको पता होगा बिल्कुल, एक तो आप लोगों ने अच्छे से बहुत नाम सुना होगा, उसका नाम है सांबर झील। उसका नाम क्या भाई? सांबर झील। तो सांबर झील और जो लून करनसर झील है, तो वो भी आपको कहां पे दिखाई देगा? तो वो भी आपके राजस्थान में दिखाई देगा। आप लोगों को एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कि सवाल ही पूछ दिया जाए कि खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील के बारे में बताइए, तो खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील के तौर पे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर हम भारत में पूछ दें, इंडिया में पूछ दें, तो आपको बिना सोचे समझे ओडिशा का चिल्का लेक आपको बता देना है। कौन सा बता देना भाई? ओडिशा का चिल्का लेक आपको बता देना है। तो ओडिशा में जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी आपको झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो आपको ओडिशा राज्य में महानदी डेल्टा के साउथ में जब जाइएगा तो वहां पे दिखाई देगा। और ये चिल्का झील एक लेगून झील का एग्जाम्पल है। जबकि अगर हम सबसे मीठे पानी की झील के बारे में बात करें, अगर हम भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के बारे में बात करें, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर हम भारत में चर्चा करते हैं, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो आपके भारत में है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो भारत में सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है आपकी उलर झील। और उलर झील के बारे में बात करें तो ये आपको कहां पे दिखाई देता है? जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है। तो इस तरीके से जितने भी आपके स्टेटमेंट्स वर्ड्स यूज किए रहे थे, चाहे डिडवाना का यूज करें, चाहे कुचामन का यूज करें, चाहे सरगोल का यूज करें, चाहे खाटू का यूज करें, सारे के सारे क्या है? झील है। और किस प्रकार की? तो सेलाइन आपके लेक्स हैं, यानी सॉल्टी वाटर आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अब देखो अलग अलग नदी दी है, ब्राह्मणी नदी दिया है, नागावली नदी दिया है, स्वर्ण रेखा, वंशधारा। तो इसमें से आप सब लोगों ने ब्राह्मणी नदी के बारे में सुना होगा, स्वर्ण रेखा के बारे में सुना होगा। एक दो नदी जो है आपके लिए नई भी होगी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। तो भारत को जब आप देखिएगा तो भारत में दो आपको घाट दिखाई देंगे। एक आपको दिखाई देगा ईस्टर्न घाट और दूसरा आपको दिखाई देगा वेस्टर्न घाट। एक दिखाई देगा वेस्टर्न घाट, दूसरा आपको क्या दिखाई देगा? ईस्टर्न घाट दिखाई देगा। और मैंने इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन किया है, तो इसको फिर से एक्सप्लेन करने की हमको नहीं लगता है कि जरूरत है। तो सवाल ही बोल रहा है कि कौन सी इसमें से जो नदी है वो आपकी पूर्वी घाट से निकलती है, यानी कौन कौन सी इसमें रिवर है जिसका ओरिजिन आपको ईस्टर्न घाट से आपको दिखाई देता है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम नागावली नदी के बारे में बात करते हैं। नागावली रिवर के बारे में बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये आपको कहां पे? ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा। अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो इस जो आपकी नदी है जिसको हम बोलते हैं नागावली नदी, उस नागावली नदी के ओरिजिन को आप भारतीय राज्य ओडिशा की जो कालाहांडी जिला है उसमें 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो लखभल के पास जो पूर्वी घाट है उसकी पूर्वी ढलान से होता है। इसका मतलब है कि नागावली जो नदी है वो आपको पूर्वी घाट से इसको देखने को मिलता है। अब दूसरा आता है वंशधारा नदी। जब वंशधारा नदी के बारे में बात करें तो ये भी आपको कहां से भाई? तो ये भी आपको ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से ही आपको, इसका ओ का मतलब ओरिजिन आप लोग समझना,
तो ओरिजिन आपको दिखाई देगा ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा। तो बताया जाता है कि ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है लांजीगर, वहां से इसका इमरजेंस जो है आपको दिखाई देगा भाई, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये दोनों के दोनों जो नदी है नागावली और बंसदारा, जो आपके ओडिशा में ही कालाहांडी में इसका ओरिजिन होता है, ये पूर्वी घाट से आपकी निकलती है। तो करेक्ट आंसर तो आपको पता लग गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, 2 और 4। लेकिन हमें ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा के बारे में भी समझना है। अगर आप सुवर्ण रेखा थोड़ा सा सोचोगे तो आप बता सकते हो सुवर्ण रेखा झारखंड में है, और झारखंड आपकी पूर्वी तट पे आता नहीं है। तो पूर्वी तट पे आता नहीं तो पूर्वी घाट में आएगा नहीं, पूर्वी घाट में आएगा तो होगा नहीं भाई। तो इसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। तो ब्राह्मणी नदी, जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी कोयल नदी भी कहते हैं, जिसको हम साउथ कोयल रिवर के तौर पे भी हम जानते हैं, दक्षिणी कोयल नदी के तौर पर भी हम इसको जानते हैं। इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार, यानी झारखंड में आप देखिए तो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आपको दिखाई देगा, वहां पे आपको दिखाई देगा। और रांची जिले में स्थित ये जो वहां पे एक झरना है, उससे इसका दिखाई देता है। झारखंड, उसके बाद आपके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अपवाइट होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। लेकिन इसका ईस्टर्न घाट से, पूर्वी घाट से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से अगर हम सुवर्ण रेखा नदी के बारे में बात करें, तो सुवर्ण रेखा नदी के बारे में आपको समझना है कि जो वहां पे झारखंड में जो रांची है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। तो सुवर्ण रेखा के बारे में बात करें तो इसका भी झारखंड में ओरिजिन होता है, और इसका भी झारखंड में ओरिजिन होता है। इसका ईस्टर्न घाट से कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल आसान था, क्वेश्चन आसान था, लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए था। अगर थोड़ा सा भी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को आप सोचोगे तो हमें लगता है कि इसका सही उत्तर दे सकते थे। अगर नहीं सोचते तो शायद आप नहीं दे सकते थे। इसका सवाल देखिए, ये सवाल, द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। भारत में जो काली कपास मृदा की रचना है वो निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुआ है, किसके अपक्षयन से हुआ है। एक जो ऑप्शन है वो बोले ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, यानी भूरी वन मृदा। दूसरा बोले कि फिशर वोल्केनिक रॉक, यानी फिशर ज्वालामुखी चट्टान। और तीसरा जो है वो बोले ग्रेनाइट और सिफ्ट। चौथा बोले सेल और चूना पत्थर। अब आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अच्छे से आप बताइए, इसको सोचिए और इसका जवाब दीजिए आप सब लोग। सवाल आप समझ गए? तो देखो, हम थोड़ा सा इसके बारे में, जब तक आप उत्तर दोगे तब तक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भारत में जो काली कपास मृदा है, उस भारत में काली मिट्टी को हम 2 और नाम से जानते हैं। हम इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। हम इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। हम इसको कौन सी मिट्टी कह करके संबोधित करते हैं भाई? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, या इसी को हम काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, या इसी को हम काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी और काली कपास मिट्टी के नाम से हम इसको जानते हैं। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है सर, लेकिन काली मिट्टी, जो ब्लैक सॉइल के बारे में हम बात करते हैं, तो काली मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो काली मिट्टी बहुत ही ज्यादा परिपक्व मिट्टी है। और इस काली मिट्टी को अगर आप देखना चाहते हो कि काली मिट्टी पाई कहां पे जाती है, तो काली मिट्टी जो है मुख्यतः आपको दक्कन के पठारी क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। किस क्षेत्र में दिखाई देगा भाई? दक्कन के पठारी क्षेत्र में आप इसको देख सकते हैं। तो दक्कन के पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी? तो काली मिट्टी आपको दिखाई देगा। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि भारत में इस काली मिट्टी का जो विकास है वो डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, किस प्रकार के चट्टान से हुआ है। तो जब भारत में काली मिट्टी के विकास के बारे में बात करें तो जो आपका विदरी यानी जो फिशर ज्वालामुखी चट्टान है, उसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट आपके हुआ है। इस प्रकार की मृदा में जो आपकी काली कपास मिट्टी होती है, इसमें क्या क्या आपको दिखाई देता है? तो इस प्रकार की जो मृदा है उसमें आपको पोषक तत्व के रूप में आपको चूना दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आपको चूना दिखाई देता है। उसके बाद आपको लोहा दिखाई देता है। उसके बाद आपको मैग्नीशियम दिखाई देता है। उसके बाद आपको और क्या क्या दिखाई देता है इसमें? तो एल्युमिनियम दिखाई देता है। ये जो तत्व होते हैं ये तो आपके भारी मात्रा में होते हैं, इसकी अधिकता इसमें दिखाई जाती है। लेकिन आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत कि इसमें कमी किस चीज की हो जाती है? तो इसमें कमी आपकी फास्फोरस की हो जाती है। इसमें कमी किसकी हो जाती है? नाइट्रोजन की हो जाती है। इसमें कमी किसकी हो जाती है? तो जो जैव पदार्थ होता है उसकी हो जाती है। तो इन सब सारे आवश्यक तत्वों की इसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इसकी अधिकता है और इसकी कमी है।
लेकिन आप सब लोगों को ध्यान रखें, तो भारत में अगर हम इसकी एरिया के बारे में बात करें तो कौन कौन से क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी आप देखते हैं, तो भारत में मुख्यतः आप महाराष्ट्र में इस प्रकार की मिट्टी को देख सकते हैं, गुजरात में देख सकते हैं इस प्रकार की मिट्टी को, आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं इस प्रकार की मिट्टी को, और आप कर्नाटक जैसे राज्यों में इस प्रकार की मिट्टी को देख सकते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि तो ये किससे बनी हुई है, तो ये ज्वालामुखी चट्टान से, जो वोल्केनिक रॉक है उससे इसका निर्माण हुआ है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन आप सब लोगों को ध्यान रखना कि ये सवाल तभी हम बना सकते हैं जब इसको बहुत ही ध्यान से चीजों को समझे और ध्यान से आपको ये मतलब इसको पढ़े कंसंट्रेशन से, तभी इसका सवाल का जवाब सही मिल सकता है। आप सभी साथियों को अगर सेशन पसंद आते रहे तो बीच बीच में अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपका मन करे तो सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, मनोबल बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा ये क्वेश्चन अपने फोन को जूम कर लीजिएगा आप सब लोग, क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा संसाधन नहीं है कि मैं आप सब लोगों को आपकी पूरी डिमांड को फुलफिल करूं, लेकिन आपकी जो कंटेंट है उस डिमांड को जरूर फुलफिल करूंगा। इस सवाल को थोड़ा देखिएगा आप सब लोग कि क्या बोलना चाहते हैं। ये सवाल बोल रहा है कि मोरिंगा के बारे में बता रहा है। मोरिंगा आप सब लोगों ने देखा होगा, और मेरे गांव में, मेरा जहाँ पे घर है वहां पे बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ को हमने देखा है, लेकिन अब उस तरीके से पेड़ की जो कमी है वो अब देखने को मिलती है, अब पेड़ वैसा देखने को नहीं मिलता। तो मोरिंगा जिसको बोलते हैं ड्रमस्टिक ट्री इज ए लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री, यानी जो मोरिंगा है वो सहजन वृक्ष। मोरिंगा के बारे में बात करें तो मोरिंगा क्या भी एक सहजन का पेड़ है, एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको जब आप देखोगे तो इसका जो कवर होता है वो कॉर्क जैसा होता है, सीधी शून्य होता है, लेकिन प्रजाति और जलवायु के आधार पर मोरिंगा के पेड़ जो है वो या तो सदाबहार या तो अर्धपर्णपाती हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये बोले कि एक सदापर्णी वृक्ष है, तो नहीं, ये सदाबहार भी हो सकता है, ये या तो सदाबहार हो सकता है, या तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अर्धपर्णपाती हो सकता है, या तो सदाबहार हो सकता है, या तो ये आपको अर्धपर्णपाती हो सकता है, सदाबहार हो सकता है, या तो अर्धपर्णपाती। जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है, गलत है, और सवाल क्या आपने कौन कौन से सही वो चुनना है। अब दूसरा इमली के पेड़ के बारे में बात करें, तो जो इमली का पेड़ है वो उष्ण कटिबंधीय है। इमली का जो पेड़ आपको दिखाई देगा, तो इमली का पेड़ कैसा दिखाई देगा, तो इमली का पेड़ आपको दिखाई देगा उष्ण कटिबंधीय, और उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका की मूल प्रजाति के तौर पर आप इसको देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका की मूल प्रजाति के तौर पर इमली का पेड़, तो ये पूरे की दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, तो इसका मतलब है कि गलत बोल रहा है, तो साउथ एशिया का स्थानिक वृक्ष नहीं है। अगर हम इस प्रकार की इमली के फल की खेती के बारे में बात करें, तो या तो इसकी खेती आप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देख सकते हैं, या तो इसकी खेती आप उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देख सकते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आप इसको देख सकते हैं, लेकिन साउथ एशिया में इसकी खेती को नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो भी आपके क्या है, गलत है। तीसरा बोला है कि भारत में अधिकांश जो इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। और आप लोगों को एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जो इमली है भारत में उसको जो एनटीएफपी है, एनटीएफपी का मतलब है कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रखा गया है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रूप में इसको रखा गया है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रूप में इसको रखा गया है, एनटीएफपी के अंतर्गत इसको रखा गया है, एनटीएफपी के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यानी तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब चौथा वाला स्टेटमेंट क्या बोला है कि इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिन एंड सीड्स फॉर सीड्स ऑफ मोरिंगा, भारत इमली और मोरिंगा के बीज को निर्यात करता है। एक्सपोर्ट मतलब होता है भेजना, यानी हम बेचते हैं, तो सही बात है भाई। तो हमारे यहाँ पे 1.2 से लेकर के 2 मिलियन टन मोरिंगा का उत्पादन होता है, और भारत जो है मोरिंगा का सबसे बड़े निर्यातक के तौर पे, और दुनिया की जो 80% मोरिंगा का जो डिमांड है वो भारत पूरा करता है। यानी ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल आपके सही है। उसके बाद ये बता रहा है कि मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग किसके रूप में भाई, तो हम आपके बायोफ्यूल्स के तौर पे इसके उत्पादन में हम कर सकते हैं। तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल हमारा सही है। तो इस तरीके से
अगर हम इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे तो इसके करेक्ट आंसर के तौर पे हम इसको बी देख सकते हैं। तो इसके बारे में समझ गए ना भाई, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये देखने में सवाल आप लोगों को कठिन लग रहा था, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान था, और ये चीज मैंने आप सब लोगों को दिखाया भी कि आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। तो सवाल कैसे लगा आप सब लोगों को, आसान था कि नहीं, कुछ भी इसमें नहीं था। तो आप लोग आराम से ध्यान से पढ़ोगे तो किसी भी सवाल का उत्तर आप दे सकते हो। अब थोड़ा आगे की बात हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फिर से एक नए तरीके के ये तेल के पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, और वो नए तरीके का तेल है, उस तेल बोलते हैं तार तेल यानी पॉम ऑयल। तो पॉम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पॉम ऑयल, और पहले से भी आप लोग इस तार के तेल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, और अब हम सब लोगों के यहाँ पे कहावत भी है कि तिल का तार मत बनाया करो। तो जो तार तेल है वो एक आपको पता है कि खाद्य वनस्पति है। जो तार तेल मेसोकार्प यानी जो जो लाल गुद्दा उसका होता है, बचपन में इसको हम लोग खाजा बोलते थे, उससे प्राप्त होता है। और अगर हम तार तेल के अगर मूल के बारे में बात करें, इसके ओरिजिन के बारे में बात करें, तो ये मूल रूप से कहाँ पे पाया जाता है। तो अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करें, अगर हम इसके मूल के बारे में बात करें, तो ये मूल रूप से कहाँ पे पाया जाता है। तो मूल रूप से ये अफ्रीका में पाया जाता है। ये मूल रूप से कहाँ पे पाया जाता है, तो इसको अफ्रीका में। और समझ गए ना कि किस तरीके का ये होता है, तो लाल गुद्दा होता है जिससे आप इस प्रकार के चीजों को निकालते हैं। अब आपने बोला कि तो ये पहला बोले कि तार तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, तो गलत बात है। दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं पाया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से ये आपको कहाँ पे पाया जाएगा, तो प्राकृतिक रूप से ये अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका इसका मूल है, इसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा वो बोला कि तार तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुल उद्योगों के लिए कच्चा माल है। यानी अगर आप लिपस्टिक बनाना चाहते हैं तब भी आप इसका प्रयोग करेंगे, अगर आप इत्र यानी परफ्यूम बनाना चाहते हैं तब भी इसका प्रयोग करेंगे। यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी तार का तेल के बारे में बात करें तो ये एक तरीके से वनस्पति तेल हो गया, ये एक तरीके से वनस्पति तेल हो गया, और इसका उपयोग मल्टीपर्पज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और बोले कि तार तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 कथन सही है। तो इसके करेक्ट आंसर के तौर पे अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, बी, तो इस सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सब लोग हमेशा से देखते आ रहे हो, लेकिन पहली बार इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ दिया। अब थोड़ा इसका आंसर बताइए, आप सब लोगों को क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या होगा भाई। हमें लगता है कि आप लोग इसका सही आंसर दे दोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये सवाल मतलब अगर आप देखोगे तो ये सवाल घुमा फिरा करके क्या बोल रहा है, ये सवाल घुमा फिरा करके इसके बारे में अगर आपको समझने की जरूरत है भाई। ये सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, बोले कि लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट द सोइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. This is the most likely description of। सवाल अब फिर इससे इसको हिंदी में समझिए, फिर से आप इसको हिंदी में समझिए। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये बोले कि पत्ती कूड़ा जिसको हम लीफ लिटर कहते हैं, किसी अन्य जीवों वाली बायोम की तुलना में तेजी से क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तेजी से विघटित होता है, और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा ये अधिपादप यानी एफिफाइट के रूप में पनप करके पेड़ों के शीर्ष तक आपके पहुंचकर प्रत्यस्त होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाती हैं। ये सबसे बेहतरीन, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, ठीक है भाई। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सबसे बढ़िया ये किसके बारे में डिस्कशन करता है, ये सबसे बढ़िया ये किसके बारे में बताता है, तो ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसके बारे में ये बताता है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उसका ये बेहतरीन आपके व्याख्या करता है। तो जब हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में बात करते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए
कि ये किस प्रकार का वन है भाई, तो ये एक गर्म वन है। फिर उसके बाद किस तरीके का, तो एक नम बायोम है जो आपके पृथ्वी की कहां पे पाया जाता है, तो पृथ्वी का जो इक्वेटर आपको दिखाई देगा, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा आपको दिखाई देता है, उस भूमध्य रेखा के आसपास ये पाया जाता है। जो आपके पृथ्वी का भूमध्य रेखा है उसके आसपास आपके पाया जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा भाई। अब सवाल ये देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये क्या पूछ रहा है, सवाल आपके ये पूछ रहा है कि द vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees but extensive area have no trees. The forest development in such area is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Which of the following are such conditions? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी टॉपिक को आपने पढ़ा है तो वो यूपीएससी ने 2021 के क्वेश्चंस में क्या कर दिया है कि उस टॉपिक का सीधे तौर पे उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और पहले टॉपिक से एक्सप्लेनेशन पूछा जाता था, तो इसने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से टॉपिक आपके पूछ दिया है। सवाल क्या पूछ रहा है, हिंदी में भी एक बार पढ़िए कि सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं। छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई भी वृक्ष नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास जो आपके फॉरेस्ट का डेवलपमेंट है सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है, ये सवाल पूछ रहा है कि कौन सी। तो पहला बोले कि बिलकारी प्राणी और दीमक यानी बोरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, तो ये तो बिल्कुल गलत। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिए तो दूसरा ऑप्शन के तौर पे आपको बोले अग्नि फायर, तो ये सही बात है। तीसरा बोले कि ग्रेजिंग हर्बीवरस चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, ये भी सही बात है। फिर उसके बाद आपको क्या दे रहा है, बोले कि सीजनल रेनफॉल यानी मौसमी वर्षा, ये भी सही बात है। लेकिन ये जो मृदा की गुण है ये गलत बात है। तो अगर हम इसे सवाल पूछे तो इसका सही ऑप्शन के तौर पे क्या आ जाएगा, तो सही विकल्प के तौर पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल ये बोल रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा अर्थ जो प्लेनेट है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो आप विचार कीजिए। और ये आपके लिए अभी तक के जितने भी सवाल हैं उनमें हमें लगता है कि सबसे आसान सवाल ये आपको नजर आएगा। तो बोले कि पृथ्वी ग्रह पे जो अर्थ आपका प्लेनेट है उस पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो बोले कि नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से ज्यादा है, तो ये गलत बात है। सवाल क्या बोले कि कौन सी कथन सही है, तो भाई नदियों और झीलों में जो भूजल की मात्रा है, अब भूजल की मात्रा के बारे में बात करें तो इसको कितना परसेंट आप देखिएगा, तो इसको देखिएगा 0.68%। और जो आपकी नदी और झील में जो आपके पानी है वो मीठे पानी की मीठा पानी है। तो अगर हम उसके बारे में बात करें, उसके परसेंटेज के तौर पे अगर हम बात करें तो उसके परसेंटेज में अगर किस तरीके से देख सकते हैं तो 0.001% आप देख सकते हैं। माने बहुत ही कम इसकी तुलना में अगर हम बात करें तो बहुत ही कम। तो ये बात गलत हो गया, यानी नदी और झीलों में 0.001% आप देख सकते हैं। दूसरा बोले कि ध्रुवीय हिमछदन और हिम नदों में जल की मात्रा जल की मात्रा से ज्यादा है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये ध्रुवीय हिमछद और इस तरीके से आप ग्लेशियर और इस सब चीजों में देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये सवाल बिना पढ़े भी अगर कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं करता वो भी सही बना सकता है। अब ये जो ऑप्शन आपके दिए गए, ये क्वेश्चन दिए गए, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और बताने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो अलग अलग आपके स्टेटमेंट्स आपके दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स के ऊपर आप विचार कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा समझिएगा आप सब लोग। बोले कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड जो है वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और सवाल भी क्या पूछ रहे हैं, कौन से कथन सही है। दूसरा बोले कि शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन
पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाते हैं, ये भी सही बात है। और इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब मैं अपनी भूगोल की क्लास ले रहा था, जब ज्योग्राफी की क्लास ले रहा था, तो उस दौरान मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली कह करके आपको बताया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है इस संदर्भ में आपके सही है। नेक्स्ट सवाल, भारत के संदर्भ में हल्बी के बारे में बात करें, हो के बारे में बात करें, कुई के बारे में बात करें, तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स क्या संबंधित करते हैं, ये क्या बताते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या समझाने की कोशिश करते हैं भाई। तो ये देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग बताइएगा भी। तो हल्बी के बारे में, हो के बारे में, कुई के बारे में, अगर हम इस पद के बारे में बात करें तो क्या एक डांस फॉर्म है? तो डांस फॉर्म बिल्कुल नहीं है। क्या ये एक तरीके से आपके इंस्ट्रूमेंट्स है? बिल्कुल भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये सारे के सारे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, हल्बी को देखो, हो को देखो या कुई को देखो, ये सारे के सारे आपकी क्या है? तो ये सब के सब आपके लैंग्वेज है। ये सब के सब आपके क्या है? लैंग्वेज है। ये सब की सब आपकी क्या है? भाषा है। लेकिन ये किस प्रकार की भाषा है और ये किसकी भाषा है? तो अगर हम इसके लैंग्वेज के बारे में बात करें तो ये आपके ट्राइबल लैंग्वेज के तौर पे आपको दिखाई देता है, जनजातीय भाषा के तौर पे आपको दिखाई देता है। तो जो हल्बी लैंग्वेज है वो छत्तीसगढ़ में ट्राइब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हल्बा। तो हल्बा लोगों के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ के जो हल्बा लोग हैं, उन हल्बा लोगों के द्वारा ये लैंग्वेज बोला जाता है जिसको हल्बी कहा जाता है। और इस प्रकार के लैंग्वेज को मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ आपका प्रदेश है, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, उसमें बोला जाता है। और इसको हम बस्तरी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम बस्तरी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम हो लैंग्वेज के बारे में बात करें, हो भाषा के बारे में बात करें, तो इसको कहां पे? तो जो झारखंड में और जो ओडिशा में रहने वाले जो आपके आदिवासी हैं, उनके द्वारा ये लैंग्वेज आपके बोला जाता है। और जब कुई ट्राइब्स के बारे में बात करें तो कुई ट्राइब्स कौन से आपके क्षेत्र में? ओडिशा में आपको बोला जाता है। तो ये एक तरीके से ये जनजातीय भाषा हो गया। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। तो हमें लगता है कि ये सारी बात आपको समझ में आ गई। तो 2021 में आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में ज्योग्राफी के यही सवाल पूछे गए थे। अगर आप सब लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और जो भी आपके सुझाव है जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग फिर से क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।